नमस्ते। और आज की इस दिलचस्प चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो साहित्य की दुनिया का एक बेहद अहम और ऐतिहासिक उपन्यास है। चिनुआ अचेबी की 1958 की मास्टरपीस थिंग्स फॉल अपार्ट। अब ये महज कोई कहानी नहीं है, ये अफ्रीका के नाइजीरिया में बसे पारंपरिक इग्बो समाज की एक बहुत ही पावरफुल और सच्ची तस्वीर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जरा इस बात पर गौर करते हैं, जब कोई बाहरी संस्कृति और एक बिल्कुल नया शासन अचानक से किसी पारंपरिक समाज में एंट्री लेता है, तो उस समाज का पूरा ताना बाना कैसे बिखरने लगता है। यही इस पूरी कहानी की असली जड़ है। उपन्यास हमें बहुत करीब से ये दिखाता है कि कोलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद सिर्फ जमीन पर कब्जा करने का नाम नहीं है, बल्कि ये लोगों की सोच, उनकी सदियों पुरानी संस्कृति और उनके जीने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें पीढ़ियों के बीच के एक गहरे अंतर को समझना होगा। एक तरफ है उनोका, जो हमारे मेन कैरेक्टर के पिता थे। ये इंसान स्वभाव से आलसी, गरीब और बस संगीत में मगन रहने वाले व्यक्ति थे। समाज में इनकी कोई खास इज्जत नहीं थी। और ठीक इनके उलट इनका बेटा है ओकोनको, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। ओकोनको अपने पिता से एकदम अलग है। वो बेहद बहादुर, मेहनती और एक बहुत ही सम्मानित योद्धा है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? ओकोनको की ये सारी मेहनत, उसका ये पूरा रुतबा सिर्फ एक ही डर से पैदा हुआ है, और वो डर है कहीं वो भी अपने पिता की तरह कमजोर और असफल ना बन जाए। कहानी सिर्फ ओकोंको तक ही नहीं रुकती। उसके परिवार की अगली पीढ़ी में दो बहुत ही अहम युवा हैं। पहला है नोए। नोए ओकोंको का अपना सगा बेटा है, लेकिन उसका स्वभाव पिता की तरह कठोर नहीं है, बल्कि वो काफी संवेदनशील है। और दूसरा है इकेमेफुना। अब ये एक ऐसा लड़का है जिसे दो गांवों के बीच की दुश्मनी खत्म करने के लिए एक शांति समझौते के तहत उमोफिया लाया गया है। कहानी में असली इमोशन तब आता है जब इकेमेफुना धीरे धीरे ओकोंको के परिवार के बहुत करीब आ जाता है और ओकोंको भी उससे एक बेटे की तरह पसंद करने लगता है। तो चलिए, भाग 1, सफलता और त्रासदी का बीच। आइए देखते हैं कि उमोपिया गांव में ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ओकोंको ने अपनी कड़ी मेहनत से समाज में बहुत सम्मान कमा लिया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। गांव के देवता ये फैसला सुनाते हैं कि शांति समझौते के तहत जो लड़का आया था इकेमेफुना, उसे अब मारना होगा। ये गांव का एक बहुत ही कठोर पारंपरिक नियम था। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। गांव के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने ओकोंको को साफ साफ चेतावनी दी थी कि वो इस काम में बिल्कुल भी शामिल न हो, क्योंकि इकेमेफुना उसे अपना पिता मानता था। और यहीं पर कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला पल आता है, जब इकेमेफुना पर हमला होता है और वो मदद के लिए दौड़कर ओकोनवो के पास आता है। तो जानते हैं क्या होता है? ओकोनवो खुद अपनी ही तलवार से उस पर आखिरी वार कर देता है। सोचिए, क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर कमजोर दिखने का वो पुराना डर बैठा हुआ था। उसे लगा कि अगर उसने वार नहीं किया तो समाज उसे कायर समझेगा। ये एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ इकेमेफुना की जान ली, बल्कि ओकोनवो के बेटे नोयो को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अब आते हैं भाग 2, निर्वासन और बदलाव का आगमन। ओकोंको का जीवन, जो अब तक सफलता की ऊंचाइयों पर था, वो बस एक पल में पूरी तरह पलटने वाला है। यहाँ से घटनाओं का क्रम बड़ी तेजी से बदलता है। गांव में एक अंतिम संस्कार चल रहा होता है और तभी गलती से ओकोंको की बंदूक चल जाती है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो जाती है। अब चूंकि उनके पारंपरिक कानून में इसे एक बड़ा अपराध माना जाता है, ओकोंको को सजा के तौर पर 7 साल के लिए अपना गांव उमोफिया छोड़ना पड़ता है। वो निर्वासन में अपनी माँ के गांव चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ऐतिहासिक संयोग देखिए, ठीक इसी निर्वासन के दौरान अंग्रेज मिशनरी पहली बार अफ्रीका के इस हिस्से में कदम रखते हैं और अपना ईसाई धर्म फैलाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते इस नए धर्म का फैलाव तेजी से होने लगता है। कई स्थानीय लोग इस नई आस्था को अपनाने लगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही पर्सनल मोड़ लेती है। ओकोंको का अपना बेटा नोए, जो इकेमेफुना की मौत के बाद अपनी पुरानी परंपराओं से पहले ही टूट चुका था, वो भी नया ईसाई धर्म अपनाने वालों में शामिल हो जाता है। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बड़े पतन की ओर ले जाता है। भाग 3, एक समाज का पतन।
7 साल का वो मुश्किल निर्वासन पूरा करने के बाद ओकोंक्वो आखिरकार अपने गांव वापस लौटता है। उसे उम्मीद थी कि चीजें बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे वो छोड़कर गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ बदल चुका था। एक समय था जब उनकी पारंपरिक इग्बो संस्कृति पूरी तरह जिंदा थी, उनका अपना खुद का स्वशासन था। लेकिन अब उसकी जगह अंग्रेजों ने ले ली थी। उन्होंने वहां अपने बड़े बड़े चर्च बना लिए थे, अपनी अदालतें खोल ली थी और अपने कड़े विदेशी कानून लागू कर दिए थे। वो सदियों पुरानी इग्बो संस्कृति, जो कभी उनकी पहचान थी, अब एक नई विदेशी व्यवस्था के सामने कमजोर पड़ रही थी। ओकोंक्वो इस भारी बदलाव को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पाता। वो इस नई व्यवस्था का डटकर विरोध करता है। वो चाहता है कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाएं। इसी कश्मकश में एक दिन गांव की एक सभा के दौरान वो गुस्से में आकर एक अंग्रेज संदेशवाहक की हत्या कर देता है। उसे लगता है कि उसकी इस निडरता को देखकर पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन असलियत में उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब गांव वाले डर के मारे पीछे हट जाते हैं। कोई उसका साथ नहीं देता। उस पल ओकोंक्वो को ये गहरा एहसास होता है कि उसका समाज, उसके लोग अब पूरी तरह बदल चुके हैं। और ये एहसास ओकोंक्वो के लिए सब कुछ खत्म कर देता है। जिस समाज की मजबूती और जिन परंपराओं के लिए उसने जिंदगी भर संघर्ष किया, आज वही समाज उसके पीछे नहीं था। इस हताशा और गहरी निराशा में कहानी अपने सबसे दुखद अंत पर पहुंचती है। ओकोंक्वो अपनी जान खुद ले लेता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कमजोरी से इतनी ज्यादा नफरत करता था, उसका इस तरह आत्महत्या करना एक बेहद ही विनाशकारी अंत है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की ट्रेजेडी नहीं है। ओकोंक्वो का ये पतन असल में पूरे उमुफिया गांव के पतन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चिनुआ अचेबे ने हमें बहुत ही बारीकी से दिखाया है कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ जमीनें नहीं जीतता, ये लोगों की एकता को, पारंपरिक ढांचों को और एक पूरे समाज की पहचान को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ठीक वैसे ही जैसे ओकोंक्वो अंदर से टूट गया, उसका पूरा समाज भी बाहरी विदेशी ताकत और अंदरूनी बदलावों के दबाव में आकर बिखर गया। और इसी के साथ हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर पहुंचते हैं। ये एक्सप्लेनर जाते जाते हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाता है। जब किसी समाज की नींव अंदरूनी बदलावों और बाहरी विदेशी शासन दोनों तरफ से टूट जाए, तो क्या उसकी मूल पहचान को कभी वापस पाया जा सकता है? थिंग्स फॉल अपार्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में जो इस तरह के सांस्कृतिक नुकसान हुए हैं, उनका असर कितना गहरा और स्थायी होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर विचार जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।